दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहावत है और सबने सुनी होगी। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ये शायद गलत भी हो सकती है। कभी कभी एक कामयाब आदमी के पीछे उसके दोस्तों का भी हाथ हो सकता है। उसी में एक दोस्त है आज हमारे साथ, जो इस देश की शान आन बान, जिसको हम सब पसंद करते हैं, जिसका नाम है MS धोनी। उसके दोस्त, उनके खास दोस्तों में से एक, जिन्होंने उनके साथ बहुत काम किया है, बहुत कुछ किया है, कई सारी कंपनीज खोली हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं, यहां तक कि उनकी पहली फिल्म MS धोनी जो उनकी बायोपिक थी वो भी उन्होंने ही बनाई है। तो आज हमारे दोस्त हैं हमारे साथ अरुण पांडे जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो। ये हमारा शो है द डेमोक्रेटिक हिंदू न्यूज शो विद पवन के नागपाल। वेलकम सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया अपने शो में और मैं आपको बधाई दूंगा और बहुत शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू सो मच सर कि आप और इस तरह शो करते रहें और जिस रास्ते पे चले हैं, जिस मकसद के साथ चले हैं, उस पे आप काम करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी क्रिकेट की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और आप कैसे MS धोनी के साथ जुड़े और उनके साथ इतना कुछ काम कर लिया आपने। देखिए, क्रिकेट की जर्नी मेरी बनारस से शुरू हुई और मैं जब 10th में था तो मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और बनारस में संस्कृत यूनिवर्सिटी था, वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। फिर संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम था, वहाँ जाना शुरू किया और वहाँ पे हमने अपना क्रिकेट का करियर खेलना स्टार्ट किया वहाँ से। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए मैंने यूनिवर्सिटी खेला और साथ में यूनिवर्सिटी खेलते खेलते मैं 95 में दिल्ली आ गया प्रैक्टिस करने के लिए और 98 में यूपी के लिए रणजी ट्रॉफी खेला और 99-2000 में मैं 2000 में चला गया मैं झारखंड के लिए खेलने के लिए। तो वही हमारी मुलाकात हमारी माही से हुई। वो आई थिंक उसका दूसरा साल था जब मैं झारखंड के लिए खेलने गया था 2001 में 2001 में। तो हम लोग मिले और उसके बाद एज ए सीनियर मैं खेला वो टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी। उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई क्योंकि वो लोग दिलीप ट्रॉफी खेलने के लिए दिल्ली आते जाते रहते थे, तो फिर हम साथ में मिलते रहते थे, फिर दिल्ली में प्रैक्टिस होता था। इस तरह से हमारा एक रिश्ता बन गया और इतना अच्छा रिश्ता बना कि आपने उनको मैनेज करना शुरू कर दिया, उनका सारी एडवर्टीजमेंट्स और ये सब आपने हैंडल करनी शुरू कर दी। वाकई ये बहुत अच्छी जर्नी थी और ये उनके लिए भी मुझे लगता है कि उस टाइम का बहुत अच्छा पीरियड था जो वो हर एडवर्टीजमेंट में हम लोगों को दिखते थे। और ये आज हमारे दर्शकों को पता चल रहा है कि उसके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ था। नहीं, मैं इसको हाथ नहीं समझता हूँ, मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ लाइफ में। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा हाथ था, मैं नहीं होता तो कोई और होता, वो नहीं होता तो कोई और होता। तो ये जर्नी है, जर्नी चलती रहती है। अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपॉर्चुनिटी को कैच करता है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जिंदगी में, जब भी मौके मिले तो उस मौके को आपको 100% देना चाहिए। करेक्ट। आप 100% अपना देते हो तो आपको बेस्ट मिलता है। Correct. तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली 100% देने की, हमने 100% दिया। हम खेलते थे और उसके बाद हमने बिजनेस में भी अपॉर्चुनिटी मिली तो वहाँ भी 100% दिया। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी, उसको इनकैच किया हम लोगों ने। तो सर, बिजनेस की तो जितनी हमने आपकी देखी है, आपने बहुत कुछ कर लिया अपनी लाइफ में, जिसमें से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सर की, जो MS धोनी फिल्म बनाई। और उस समय सुशांत को सर हमें नहीं लगता था कि इतना बड़ा ब्रेक मिल जाएगा, इतनी MS धोनी फिल्म मिल जाएगी सुशांत सिंह राजपूत को। और मुझे लगता है कि आज ये उसके लिए भी एक श्रद्धांजलि है कि वो इतनी बड़ी फिल्म करके वो जो भी जहां भी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मतलब उनकी जर्नी की ये अब तक की बेस्ट फिल्म थी। तो उसमें आपका कितना हाथ था सर?
नहीं, इस बात को तो मतलब मुझे बहुत सुकून मिलता है सोच के ये, क्योंकि मैं जब ये मूवी के बारे में सोचना शुरू किया था, क्योंकि मेरा एंटरटेनमेंट में बहुत मन था, मूवी में बहुत क्रिएटिव माइंडसेट है मेरा, बहुत क्रिएटिविटी में दिल लगता है मेरा, तो मैं हमेशा सोचता था कि मूवी में काम करूंगा, प्रोडक्शन में हमेशा से मन रहा, फिल्मों में, एंटरटेनमेंट में, कंटेंट में हमेशा से दिल लगता रहा। 2001 2002 में भी मैंने कुछ भोजपुरी फिल्में थी, उसमें भी मेरा मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत इनपुट देता रहता था मैं, तो एंजॉय करता था मैं। तो मैं सोचा कि कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एक अच्छा काम करूंगा। तो जब मुझे दिखा धोनी की जर्नी दिख रही थी, तो मुझे लगा यार कि जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, इतनी अच्छी जर्नी है कि एक हम्बल बैकग्राउंड का लड़का एक पूरे देश के लिए मोटिवेशन बन सकता है। किसी के लिए भी ये एक मोटिवेशन है कि आप मेहनत करते हो, आपको भविष्य का पता नहीं है, लेकिन आप मेहनत करते हो तो आपको पता है कि जो आपके हाथ में है वो है मेहनत, और मेहनत के बाद जो आपके भविष्य में, आपके लक में है, डेस्टिनी में है, वो आपको मिल के रहेगा। तो ये मैं मैसेज देना चाहता था, और एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसके ऊपर ही प्लान करना शुरू किया। तो ये मैं 2010 में सोचा था, और एंड में मैं 2013 में किसी तरीके से उसको मनाया, और मनाने के बाद पहला काम मैंने किया, सबसे पहला चीज किया मैंने, सुशांत सिंह राजपूत को ही फाइनल किया। डायरेक्टर फाइनल करने से पहले मैंने एक्टर फाइनल किया क्योंकि मैंने उसकी फिल्म देखी थी काय पोचे, और उसमें उसने बहुत अच्छी क्रिकेटर बना था, कोच बना था, और बहुत अच्छी एक्टिंग की थी उसने। तो मुझे लगा कि धोनी का कोई यदि किरदार अदा कर सकता है तो वो कर सकता है जो क्रिकेट के माइंडसेट में रहा हो, और वो लगता भी था, और उसका जो मिडिल क्लास और हम्बलिंग बैकग्राउंड भी था, तो काफी मैच करता रहा। तो जब कायपोचे देखा तो लगा नहीं, बस मेरी जर्नी यही है, कभी भी फिल्म बनेगी तो इसको लेके ही बनेगी। और मेहनत भी बहुत किया उसने। सर, हम MS धोनी फिल्म की बात करें और सुशांत की बात ना करें तो ये तो हो नहीं सकता। तो कुछ और चीज मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने नेचुरली उसके साथ बहुत वक्त भी बिताया होगा, शूटिंग के दौरान, प्रमोशन के दौरान, हर समय, रिलीज के दौरान। तो आज शायद लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो पर्सनली बिहेवियर में कैसा था। वो बहुत ही पैशनेट था, बहुत ही अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट था, क्योंकि आप देखो माइंडसेट उसका जीनियस था। वो IIT का स्टूडेंट रहा, वो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से वो छोड़ के वो छोड़ के वो एक्टिंग में आया। मीन्स उसके अंदर पैशन था उसको, और पैशन को अचीव करने के लिए तो हार्ड वर्किंग में अपने आप को वो हमेशा झोंक के रखता था। 18 घंटे 20 घंटे, मुझे याद है अभी भी कि उसको धोनी का एक्ट करना था, तो काफी हम लोगों ने प्लान किया था कि धोनी को बिना डिस्टर्ब किए दूर से उसको जो है फॉलो करता रहेगा कि कैसे माही कैसे एक्ट कर रहता है, कैसे लाइफ में ऑब्जर्व कर दिया था उसने। तो उसको दूर से एक्ट करता था। तो कभी कभी रूम में बैठ के बोलता था कि सर मैं यदि अच्छे से काम नहीं करूंगा तो लोग, पब्लिक मुझे मेरे पत्थर मारेगी मुझे, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा काम मिला है ये, इसलिए मैं बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं ये छोड़ूंगा नहीं। मैं मतलब उसको अंदर एक पैशन हमेशा रहता था काम के प्रति। तो जो दिखता था 18 घंटे 20 घंटे वो काम करता रहता था, वो उस कैरेक्टर के अंदर डूब गया था। उसने माही की जितनी बुक्स थी वो सारी बुक्स पढ़ रही थी, जो बुक्स उसको पता भी नहीं थी कि ये बुक सही है कि गलत है। मतलब वो बुक्स भी पढ़ रहा है जो बुक्स लोगों ने अपने आप से लिख डाली थी, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिसके बारे में पता भी नहीं था कि ये सही है कि नहीं सही है, इसमें जो लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। तो उसने अपने मन में मल्टीपल कैरेक्टर बना लिए थे। तो हमने उसको बताया कि भाई ये बुक है जो एक्चुअल में माही के से रिलेट करती है और ये है जो रिलेट नहीं करती है। तो फिर उसने सेग्रीगेट करना शुरू किया। तो काफी उसकी मेहनत दिखी भी फिल्म में, जिस हिसाब से फिल्म सक्सेस हुई वो उसमें सुशांत की भी मेहनत थी। मैं तो सर आपको यही कहूंगा कि एज एन MS धोनी प्रोड्यूसर
आपने जो सुशांत को ब्रेक दिया इस फिल्म को देके, मतलब मैं तो उसके लिए आपका दिल से थैंक यू करूंगा, और वो उसकी लाइफ टाइम मेमोरेबल फिल्म है। ये मूवी भी एक जर्नी थी, माही की भी जर्नी थी और सुशांत की भी एक जर्नी थी, हाँ जी। और मेरी भी एज ए प्रोड्यूसर एक जर्नी थी। कभी कभी मजाक में एमएस माही बोल देता था इस बात को कि फिल्मों से एक्टर लॉन्च होते हैं, एक्ट्रेस लॉन्च होती हैं, हाँ। ये पहली फिल्म होगी जिसमें प्रोड्यूसर लॉन्च हुआ। तो बहुत ही मतलब लेग पुलिंग होती थी, तो उसमें हम लोग ऐसे बात करते रहते थे। तो एक जर्नी थी जो 2010-11 में हमने सोचा था। जब हमने प्लान किया था तब 2011 वर्ल्ड कप हमने जीता भी नहीं था, और उसके पहले प्लान किया था, बट डेस्टिनी में ये शायद डेस्टिनी ने डिसाइड कर रखा था कि इस फिल्म का अंत ऐसा हो कि उसमें 11 वर्ल्ड कप भी हो, और हमने जीता। और हम आशा करते हैं कि अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप हो तो हम 50 ओवर वर्ल्ड कप भी जीते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वर्ल्ड कप की बात आपने छेड़ी है तो मैं वर्ल्ड कप पे ही आऊंगा कि जो उस वर्ल्ड कप के दौरान मैंने आपकी एक पिक्चर देखी है जिसमें आप ग्राउंड में सारे प्लेयर्स के साथ कप के लेके आप है उसके अंदर। जब कप मिला था तो जिस ग्रुप की पिक्चर, उस ग्रुप की पिक्चर में आप भी हैं। वो वो क्या मोमेंट था और उस मोमेंट की वैल्यू क्या थी सर? नहीं, वो तो हम लोग देखिए, हम लोग सारे इमोशन में हम डूब चुके थे, क्योंकि वो जो 1.5 महीने 2 महीने जो समय था उसमें हमको पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है। हर तरफ सिर्फ वर्ल्ड कप की बातें होती थी। हम लोग तो खेलते नहीं थे, हम तो सिर्फ साथ में थे, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे हम भी खेल रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स ही आ जाती थी। लेकिन जब ये खत्म हुआ तो प्लेयर जो थे उनको भी बिलीव नहीं होता कि वर्ल्ड कप फिनिश हो गया है और ये वर्ल्ड कप जीत गए हैं। पूरे देश को नहीं हुआ था। हाँ, तो मतलब उनको रियलाइज नहीं हुआ कि ये वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो लोगों ने सारे लोग चले गए। मैं बहुत ही इमोशनल था। मैं बाहर जाके मैं फील करना चाहता था। मैं नीचे गया, ड्रेसिंग रूम के पास गया, वहां पे सबको देखा। मैं बाहर गया, मैंने सबको देखा, रजनीकांत सर को देखा, मैं सारे शाहिद कपूर सबको देख रहा था। सड़क पे करोड़ों लोग खड़े हैं, सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं क्या गोरा क्या काला क्या मतलब क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पूरा देश एक लग रहा था। जो वर्ल्ड कप की खुशी, उसकी इतनी खुशी मिल रही थी, मैं उसको एक्सपीरियंस करता। मैं वहां से चलते हुए गया और मैं होटल पहुंचा। हम लोग होटल में सब साथ में सेलिब्रेट किए। पूरी टीम जब आई तो हम साथ बैठे, सेलिब्रेट किए। हम सोए नहीं, हम समझ सकते हैं, हम सोए नहीं, हम सेलिब्रेट किए, हम एंजॉय किए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सर और बड़ा मेरा इंटरेस्ट था, ये क्वेश्चन है मेरा एक, मैंने सुना था आपने कुछ गरीब बच्चों के लिए, गरीब बच्चों को अच्छे बैट मिल सके, अच्छी किट मिल सके, अच्छा सामान मिले खेलने के लिए, अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए आपने कुछ एक ब्रांड स्टार्ट किया था। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि चाहे उस वजह से और भी कुछ बच्चे आपके साथ जुड़ सके। मैंने जब मैं खेलता था तो बनारस में प्रैक्टिस करता था, तो सिगरा स्टेडियम में मैं प्रैक्टिस करता था, तो वहाँ पे हैंडपंप होता था। तो हैंडपंप से पानी निकालता था, एक हाथ से पानी निकालता था और एक हाथ से पीता था। तो जब 2007 में मैंने कंपनी स्टार्ट की तो पहले मैंने वहाँ पे वाटर कूलर लगाया, फिर वहाँ बैठा होता था, ऊपर में फैन नहीं था तो मैंने वहाँ फैन लगवाया। प्रॉब्लम झेली है। हाँ, तो वो झेला तो हमने फैन लगवाया। तो हम लोग उस दौर से गुजरे हैं जहाँ पे हमने वो फील किया है कि क्या चैलेंजेस होते हैं। तो मैंने 2010 में हम लोगों ने रीति फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन बनाया। अच्छा। जिसमें मैंने अपने से खुद से स्टार्ट किया लोगों को सपोर्ट करना। तो उसमें लड़कों को स्कॉलरशिप देता हूँ, मैं उसमें लड़कों को जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो समझ में आता है, मैं उसको जो मेरे से बनता है वो मैं सपोर्ट करता हूँ। तो मैं लास्ट 15 साल से ये कर रहा हूँ। सर, अब जो नए बच्चे खेलना चाह रहे हैं और आना चाह रहे हैं क्रिकेट में, अब इस संस्था से वो कैसे जुड़ सकते हैं, थोड़ा सा आप बता सके? ये हमारी एक टैलेंट टीम है जो टैलेंट स्कॉट करती है। टैलेंट वो जाती है और सर्च करती रहती है और हम लोग बैक करते रहते हैं। बीच बीच में हम कुछ शहरों में हम टूर्नामेंट भी कराते रहते हैं, कैंप भी लगाते रहते हैं।
और इसलिए हमने एक ब्रांड भी लॉन्च किया था, सेवन करके ब्रांड लॉन्च किया था। अच्छा। और उसके अंदर हमने 7 बाय एम एस धोनी लॉन्च किया था बहुत पहले। अब उसमें काफ़ी प्रोडक्ट लॉन्च किया हम लोगों ने, 2016-17 की बात थी ये। और उसमें भी काफ़ी हमने टैलेंट को सपोर्ट किया। तो टैलेंट स्कॉट करते रहते हैं और उसके बाद उसको बैक करते रहते हैं अपने, बट ज़्यादा उस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं कि ये ऐसी चीज़ है, ये एक वो पहलू है मेरा जो मैं उसको ज़्यादा प्रमोशन नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि वो मैं दिल से करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो करना, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता मैं। जिसमें शायद आपका एक क्लब का नाम भी है बियॉन्ड लाइफ क्लब। बियॉन्ड लाइफ क्लब मेरा एक, हमने और एक केवल पटेल साहब हैं, उनके साथ मिलके मैंने एक नॉन फंजिबल टोकन का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिसके अंदर हमने अमिताभ बच्चन जी की मधुशाला लॉन्च की थी। जो मुझे याद है कि हमने जब लॉन्च की थी तो 70 मिलियन लोग आए थे हमारे प्लेटफॉर्म पे, उसको रजिस्टर किए थे नॉन फंजिबल टोकन खरीदने के लिए। और वो मधुशाला जो है $1 मिलियन में सेल हुई थी। अरे वो, और वो NFT वर्ल्ड की टॉप 10 NFT में उसका नाम आया था, जो किसी सेलिब्रिटी की सेल हुई थी। तो इस तरीके के और सेलिब्रिटीज और उनकी कुछ, हाँ, उसके बाद मैंने उन्हीं में उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने जो मार्वल कॉमिक के कैरेक्टर के क्रिएटर हैं स्टैनली ने एक इंडियन कैरेक्टर क्रिएट किया था चक्रा, उसको भी हमने लॉन्च किया, उसका भी NFT लॉन्च किया, और स्टैनली का भी हमने लॉन्च किया। तो काफी हम काम करते रहे उसमें। फिर LA टाइम्स लॉन्च किया, कल्पना चावला का भी नॉन फंजिबल टोकन लॉन्च किया। हमने काफी काम किया। तो क्रिएटिव काम करने में मजा आता है हमें, हम करते रहते हैं। मेरे पास सर पूरी लिस्ट है आपके कामों की, आपकी चीजों की। डॉक्टर क्रिकेट आपने किया है, डॉक्टर क्रिकेट 7। यस, डॉक्टर क्रिकेट 7 में मैंने, वो एक दिल था कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ था, तो क्रिकेट में मेरा हमेशा दिल करता था कि कुछ ना कुछ करते रहो। तो क्रिकेट में मैंने इनफैक्ट 2015 में या 2017, 16, 18 वर्ल्ड कप में मैंने 16 किसी एक वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप जीती थी, T20 वर्ल्ड कप, उसमें मैंने उस प्लेटफॉर्म पे हमने कमेंट्री लाइव की थी। अच्छा। हाँ, रेडियो कमेंट्री हमने डॉक्टर क्रिकेट 7 पे लाइव की थी और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था उसका। हमने दूरदर्शन के साथ मिलके बहुत रेडियो कमेंट्री लाइव की थी हमने उस पे। और उस पे उसी समय आई थिंक 2016 की बात थी ये। और बड़ा इसका, उस पे हमने धोनी की अनकही कहानियां भी, एक रेडियो के ऊपर हमने एक सीरीज चलाया था मूवी को से रिलेटेड, और बहुत अच्छा, बहुत हिट रही थी वो। तो मुझे याद है वो अच्छा समय था वो डॉक्टर क्रिकेट 7 का। आपकी क्रिकेट की जर्नी में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को आज की यूथ के लिए सवाल लगता है, वो ये लगता है कि सर 2010 से 2018 तक आप चेन्नई सुपर किंग के साथ थे। जी। तो जो वो 8 साल चेन्नई सुपर किंग को आप मैनेज कर रहे थे, वो जर्नी का कुछ बताइए सर, कैसे? और बहुत अच्छे अवार्ड लेकर जाती थी चेन्नई सुपर किंग, बहुत अच्छी टीम मानी जाती थी। बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि ये मेमोरीज हैं जो लाइफ भर आप चेरिश करते हो। तो 2010 से था जो आपने बोला, हमने जीत और हार दोनों चेरिश किया हमने। वो एक चेन्नई सुपर किंग एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो मतलब जिसके प्रमोटर इतने सॉर्टेड हैं कि उन्होंने हमें फील ही नहीं होने दिया कि हमारा रोल सिर्फ एक चीज से जुड़ा हुआ था, मार्केटिंग से, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ था। हम जुड़े और उसके बाद एक फैमिली की तरह से काम किए साथ में। और इससे क्या होता है, आप दिल से काम करते हो, दिल से पूरे शिद्दत से जुड़ जाते हो उसके साथ में, और उसको आप बड़ा करने पे लग जाते हो। हमें एक इंसिडेंट याद आता है 2010 की। एक ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर होता था डॉग बॉलिंजर। उसका बड़ा प्यारा एक इंसिडेंट था कि वो पहले बड़ा रिजर्व रहता था, ऑजीज और रिजर्व रहना। और मुझे याद है चैंपियंस लीग होती थी, जो IPL में एक चैंपियंस लीग होती थी जो 3 टीमें यहाँ से आती थी, खेलती थी, 4 टीमें, हम साउथ अफ्रीका में जाके खेल लेते वो।
तो डॉग बलिंजर जो है नॉर्मली वो रिजर्व रहता था, बट चेन्नई सुपर किंग का फ्रेंचाइजी में खेलने का इम्पैक्ट इतना हुआ कि जब हम लास्ट मैच फिनिश हो गया और सारे लोग जाने लग गए, तो डॉग बलिंजर वो था जब बस में बैठ के सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकला तो वो आके एयरपोर्ट में एक एक लोगों को सी ऑफ कर रहा था। तो ये इम्पैक्ट था एक एक फ्रेंचाइजी का, इतना ज्यादा एक दूसरे से, तो वो फ्रेंचाइजी का अलग ही इन्वायरमेंट था और रियली हम लोगों ने चेरिश किया उस मोमेंट को। सर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है, अगर शायद जो ये देख रहे हैं उन लोगों को भी कुछ पता होगा आपके बारे में, कि आप कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल परिवार के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो सर आज की पॉलिटिक्स के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, या आज जो इतना बड़ा यूपी गवर्नमेंट ने महाकुंभ का जो आयोजन किया है, जिसमें 53 करोड़ लोग आज अभी तक आ चुके हैं, तो कुछ तो आपको भी इसके बारे में बताना चाहिए। देखिए मैं क्रिएटिव आदमी हूँ और लेकिन मुझे क्रिएटिव है, हम लोग और हम स्पोर्ट्समैन हर चीज़ों से ऊपर ही रहे। अब हम प्रोफेशन में हैं, लेकिन आज बहुत सुखद अनुभूति होती है देख के, बहुत सुखद अनुभूति होती है जब ये देखने को मिलता है। अभी न्यूज़ देख रहा था कि 54 करोड़ लोगों ने स्नान किया है महाकुंभ में। दिखाता है कि हम हमारी जनरेशन विश्व पूरा हमारे संस्कारों के प्रति, हमारे आस्थाओं के प्रति जागृत हो चुका है। और जो हमारी वैदिक साइंस है, जो हमारी ह्यूमन फिलॉसफी है, उसको इतना उभरता हुआ देख के एक अच्छी अनुभूति होती है, अच्छा लगता है। और पूरा विश्व एक है। हम तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हमने हमेशा ये सीखा है कि कोई बटाव नहीं है, एक दूसरे से सब एक है। और ये दिखा रहा है, महाकुंभ दिखा रहा है कि सब एक है, पूरी धरती एक है। जब 55 करोड़ लोग इसके अंदर में एक स्नान करते हैं तो उसमें कोई पहचान नहीं रहती है। हर आदमी स्नान कर रहा है और एक इच्छा के साथ आ रहा है। ये संस्कार बताता है। कलाकार आ रहे हैं, क्रिकेटर आ रहे हैं, पॉलिटिशियन आ रहे हैं, सब कोई नहीं, हम उससे पहले वो इंसान है, सब इंसान बन के आ रहे हैं। जी, सब इंसान बन के आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले सबसे पहले वो इंसान है। तो सर अब तो ये सवाल तो बनता है पूछना कि आप अगला बॉलीवुड में क्या करने वाले हैं, अगला क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं? मैं काफी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम लोग, और वो सब होते रहते हैं। मैं प्रोजेक्ट जो मैं करने वाला होता हूँ मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने हमेशा सीखा है, मैं हमेशा छोटा हो बड़ा हो सीखता रहता हूँ कि एक्शन बोलता रहता था, मतलब कि आपके एक्शन बोलने चाहिए, आपके वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। आपके एक्शन से समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। चलिए हम आगे फ्यूचर की बात नहीं करते, मैं तो आज प्रेजेंट की बात करता हूँ कि अब आप इस टाइम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? मैं इस समय हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि देश में जो है, जो एक छोटा मध्यम वर्ग है, जो सरकार जो स्मॉल सेविंग और लॉटरी की एक जो है डिपार्टमेंट है, जो स्मॉल सेविंग करते हैं 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो आप पूरी कम्युनिटी करती है और पार्टिसिपेट करती है और कई लोगों के भविष्य बना देती है। और वो लॉटरी में क्या है, हम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए काम कर रहे थे। तो अभी उसके लिए हमें सरकार ने, गोवा सरकार ने हमें एज ए मार्केटिंग और सेल्स एजेंसी अपॉइंट किया है। तो हम उस पर इंडिया का पहला ऑनलाइन ऐप बेस्ड और वेब बेस्ड लॉटरी है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं एज ए मार्केटिंग सेल्स एजेंसी। और देश में हमारा ये गवर्नमेंट की हम ट्रांसपेरेंसी से सारे लोगों को जो इसके सपने सिर्फ दिखाए ना, सपने हकीकत में बदले, और जो उसको डिजर्व करते हैं उन सोसाइटी को कैसे अपब्रिंग कर सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो वो हम काम कर रहे हैं अभी। गुड सर, गुड। तो बस आप मेरे को, आपने मेरे दर्शकों को खास तौर पे आपने ये बताना है सर, क्रिकेट के बारे में कुछ मैसेज दीजिए सर।
क्रिकेट के बारे में मैं अभी कहना बहुत जरूरी है। मेरा शिवेंद्र कुमार सिंह है। हाँ जी। ये जब हम लोग जब माही कैप्टन था और खेलते थे तो शिवेंद्र सिंह स्टार न्यूज पे आता था, और ये मतलब क्रिटिक में तो नंबर 1, बट मजा आता था इनके साथ में। ये कभी जब इंडिया हारती थी तो पोस्टमार्टम कर डालते थे, बट हमारा इनसे बड़ा प्यारा नाता था। अरे वाह। तो इन्होंने एक अच्छी बुक लिखी है ओपनर्स, तो इसमें बड़े मोटिवेशन वाली चीजें होती है, लेकिन हम ये मानते हैं लाइफ में कि जो स्पोर्ट होता है, क्रिकेट होता है या कोई भी गेम होता है, स्पोर्ट आपको लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देता है। सेकंड, आप में हमेशा चाहत होती है और कुव्वत होती है कि आप किसी भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ सकते हो। मेंटल फिट रहते हैं स्पोर्ट्स में रह के। हाँ, मेंटल फिट रहते हो। और आप लेकिन एक चीज और है, स्पोर्ट आपको यूनाइट है ना, सोशल बनना सिखाती है। बिल्कुल ठीक, सोशल बनना बहुत जरूरी है। टीम वर्क, आज के समय में आपको सोशल बनना बहुत जरूरी है। हमारी वो गैप है। मैं क्या देख रहा हूँ, आज के यूथ में सोशल रहना और हम्बल रहना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी को मैसेज देना चाहते हो तो ये जरूर मैसेज दो कि आज का यूथ हम्बल बने। हम्बलनेस लाना बहुत जरूरी है। हमें हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ये लोग सिखाते थे, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, हम्बल रहो, और ये सब चीजें अभी नहीं दिखती है। बिल्कुल। और ये हम्बलनेस जो होती है लाइफ में डिसिप्लिन लाती है, आपको सीखने पे मजबूर करती है और ठहराव लाती है, जो ठहराव बहुत जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। करेक्ट। तो दोस्तों, ये थे हमारे दोस्त अरुण पांडे जी, क्रिकेट की दुनिया के जाने माने इंसान हैं, और अब हम जल्दी मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।